हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना से श्री सुमित्र कुमार मिश्र जी जुड़े हुए हैं। सुमित्र कुमार। आपने सुमित्र कुमार मिश्र जी जुड़े हुए हैं। आप आपने प्रारंभिक शिक्षा बिहार के गया से प्राप्त की। तत्पश्चात आप दिल्ली प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया। आपने मास्टर्स भी किया है कंप्यूटर साइंस में। आपने पटना के प्रतिष्ठित चाणक्य विधि विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है। मैंने पटना लॉ कॉलेज से किया है। अच्छा, पटना लॉ कॉलेज पटना लॉ कॉलेज से किया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय इग्नू से किया है। अच्छा, वर्तमान में आप पटना में लीगल कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत हैं। आप आज साइबर लॉ, जो हमारे भारत में साइबर लॉ जो है, साइबर से संबंधित कानून है, आईटी एक्ट है, उस पर अपना व्याख्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ अपर प्राइमरी स्कूल के यानी कक्षा 6 से 8 जहाँ चलता है और माध्यमिक विद्यालय जहाँ 6 से 12 चलता है, उनके शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये साइबर सुरक्षा के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों पे 5 दिवस की कार्यशाला है। आज हमारा चौथा दिन है और मैंने उनको पहले दिन बताया था, तो एक नया विषय है, तो काफ़ी उत्सुक थे हमारे साथी। तो आपसे अनुरोध हुआ कि आप जो आईटी एक्ट है और इनसे अन्य मुद्दे, इंडियन पैनल कोड है या और भी जो कानून है साइबर सुरक्षा से संबंधित, उस पर आप उनको विस्तृत जानकारी देंगे सरल शब्दों में। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसको प्रारंभ करने का कष्ट करेंगे। सुमित्र कुमार कैमरा मिश्र जी। कैमरा थोड़ा नीचे करेंगे ताकि पार्टिसिपेंट्स के चेहरे दिखाई दे। जी, कैमरा थोड़ा सा डाउन करेंगे पार्टिसिपेंट्स के। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ बढ़ा रहा हूँ। हाँ, आप शुरू करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप जैसा जानते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत जो है 1960 में हुई। 1940 के करीबन उन्होंने वॉन न्यूमन साहब ने जो नए कंप्यूटर, जिस तरह से नया कंप्यूटर होता है उसका एक डिज़ाइन तैयार किया। उसमें मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में होता है। या आईटी डेफिनेशन, अगर आप लोग के पास किताब है आईटी की, किन्हीं के पास किताब है आईटी एक्ट 2000। साउंड में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, हाँ, साउंड थोड़ा सा ठीक है। अब प्रारंभ किया जाए। आवाज़ आ रही है। हाँ। तो कह रहा था कि आप लोग सारे लोग कंप्यूटर के बारे में जानते ही होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडिबल है? आई एम ऑडिबल? आ रही है, आ रही है। तो वॉन न्यूमन साहब ने 1940s में कंप्यूटर बनाया जो मॉडर्न कंप्यूटर का बेस रहा। उसमें कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और मेमोरी यूनिट को एक तरह से एक डिफरेंट तरीके से जोड़ा और तब जाके मॉडर्न कंप्यूटर का जो आप स्वरूप देख रहे हैं वह आया। अगर आप लोगों के पास आईटी की बुक है, आईटी एक्ट 2000 किन्हीं के पास है? अपना ऑडियो बोल के। नहीं है? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, जिसमें कंप्यूटर का मतलब बताया गया है सेक्शन 2I में। सेक्शन 2I में कंप्यूटर का डेफिनेशन इस प्रकार है कि कंप्यूटर मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस और सिस्टम विच परफॉर्म्स लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शन। यहीं पे ध्यान देने के योग्य है कि आपके इसी आईटी में कंप्यूटर रिसोर्स के बारे में जब लिखा गया है तो यह बताया गया है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट के सहयोग से जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब आप कंप्यूटर क्यों आए? कंप्यूटर की शुरुआत ये रही कि कंप्यूटर की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। नई चीज थी और लोगों को बहुत उत्सुकता रही कि कैसे
इस नई चीज़ को अपने तरीके से प्रयोग में लाएं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी। साइबर मीन्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी एक छोटे कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर से जुड़ता है, बड़े कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है, फिर वो बड़ा कंप्यूटर उससे बड़े अपने कंप्यूटर से जुड़ता है। इस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना हुई। ठीक है, आवाज आ रही है? ऑडिएबल ऑडिएबल हूं मैं? हाँ, तो आपको सबसे पहले बताऊंगा कि सबसे पहले जब कंप्यूटर आया तो हम लोग जब जो हम सर्च करते हैं उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। जिस सॉफ्टवेयर से हम सर्च करते हैं उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र से हम उस पेज का एड्रेस टाइप करते हैं। हर आदमी का एक एड्रेस होता है, इसी तरह हर पेज का एक एड्रेस होता है। वो www से शुरू होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब उसमें वर्ल्ड वाइड वेब में आप जाके अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, वह आपको एक अपने उस पेज की एक कॉपी भेजता है। उस कॉपी में अगर आप कुछ भी एडिट करते हैं तो वो सर्वर पे एडिट नहीं होगा। यानी यू आर द क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ रिक्वेस्टिंग द पेज for which you are looking for, और उस पेज का एक कॉपी आपके पास भेज दी जाती है। अब पहले होता था कि स्टैटिक कंटेंट होता था। पहले स्टैटिक कंटेंट और डायनेमिक कंटेंट को समझे। वर्ल्ड वाइड वेब में दोनों ही कंटेंट होते हैं, स्टैटिक कंटेंट और डायनेमिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आदमी कोई यूज़र कह ले उसको, कोई यूज़र अगर वर्ल्ड वाइड वेब पे उस क्लाइंट बन के और उसके रिक्वेस्ट करता है पेज की, तो उस पेज पे सभी को वही चीज़ आएगी, सभी वही चीज़ देख पाएंगे। यानी फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस वो स्टैटिक कंटेंट होता है। डायनेमिक कंटेंट में आप कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं और उससे रिलेटेड जब कंटेंट जनरेट होकर आपके साथ आता है तो उसमें यह दिखाई देता है कि हाँ, हमने जो रिक्वेस्ट किया पर्टिकुलर थिंग, या हमारे बारे में, यानी बैंक आप देख सकते हैं, अगर बैंक में आपने लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, तो आप पर्टिकुलर पेज वही देख पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते, क्योंकि आप ऑथराइज हैं उसके लिए। अब ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन है। ऑटोमेटेड कंटेंट का अब आ गया है। ऑटोमेटेड कंटेंट जैसे फेसबुक इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरीज को भी डिफाइन किया गया है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। इंटरमीडियरीज मतलब 2W को देखिए। इंटरमीडियरी विद रेस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मीन्स एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी आपके बिहाफ पे रिसीव करता है, स्टोर्स करता है एंड ट्रांसमिट that record or provides any service with respect to that record and includes telecom service provider, network service provider, internet service provider, web hosting server provider। यानी ये सभी इंटरमीडियरीज हैं। कौन कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके वेब होस्टिंग जो वेब होस्टिंग करते हैं, वेब पेज को होस्ट करते हैं, जो सर्च इंजन है जैसे गूगल, इंटरमीडियरीज है। ऑनलाइन पेमेंट साइट्स जो हैं, जितने भी साइट्स हैं, SBI ले लीजिए आप, पेटीएम ले लीजिए, जो है ऑनलाइन ऑप्शन साइट्स, ऑप्शन जिसमें होते हैं ऑप्शन सेल्स, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस जहाँ पे फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजन है, और साइबर कैफ्स, ये सब आते हैं इंटरमीडियरीज में। अब पहले जो कंटेंट था केवल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए यूज होता था, लेकिन उसको यह सोचा गया कि बाद में हम कैसे कैसे इसे अपने पर्सनल यूज में लाएं, ऐसे पब्लिक की लाइफ को आसान बनाएं। इस तरह से डायनेमिक कंटेंट की शुरुआत हुई। अब ये सेक्टर्स देख लीजिए आप, सेक्टर्स पर नजर डालिएगा तो आप पाइएगा कि बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे बिजनेस वर्क हो, चाहे इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो, ये सभी हमारे डे टू डे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं।
बैंकिंग, आप सभी लोग बैंकिंग करते हैं, सभी लोग बैंकिंग ऑनलाइन करते हैं आजकल, बैंक कम ही जाना होता है। प्रोफेशनल वर्क जैसे आप अपने, यही प्रोफेशनल वर्क है। सपोज कीजिए कि अभी मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ यही एक प्रोफेशनल वर्क है। आप जो पढ़ाते हैं वो भी एक प्रोफेशनल वर्क है, वो कंप्यूटर के माध्यम से देते हैं। फिर बिजनेस वर्क जो आप बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलते हैं, उनको डिलीवर करते हैं, उसको भी बिजनेस वर्क कहा जाता है। फिर इंफॉर्मेशनल कंटेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देती है, आप लॉगिन आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाता है, आप यूजर बनने के लिए यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाता है कई गवर्नमेंट साइट पे, और आप जब इंफॉर्मेशन आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह, और उसको फिर गवर्नमेंट प्रोसेस करके आपको वह चीज़ें दिखाती है, ताकि उनके रिकॉर्ड में भी यह रह सके कि किस यूज़र ने क्या सर्च किया। अब देखिए कि क्या रियल लाइफ में जब जैसे जैसे विस्तार हुआ, वैसे ऑनलाइन वर्क का जैसे जैसे विस्तार हुआ, उसमें इश्यूज आने लगे। क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? जो ऑफलाइन इश्यूज थे वो ऑनलाइन इश्यूज हो गए, क्योंकि वर्क ऑनलाइन हो गया। तो मेथड भी, जो क्राइम के मेथड है वह भी ऑनलाइन हो गए। सिक्योरिटी, तीन तीन चीज़ें हैं, जो सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और ईज ऑफ डूइंग वर्क। सिक्योरिटी आप सब जानते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आज के कॉमर्शियल वर्ल्ड में कोई अपना पैसा लूज नहीं करना चाहता है, और कमाना ही चाहता है। तो सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो आपके बैंक के या आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जो आजकल गवर्नमेंट सरकार हर वक्त एक मैसेज भेजती है आपके मोबाइल पे, समय समय पे, टेलीफोन पे, मोबाइल पे भेजती है, SMS भेजती है कि आप इस तरह से सावधान रहें सिक्योरिटी पर्पस। जैसे फिशिंग है, आप लोग फिशिंग जानते होंगे कि फिशिंग क्या होती है। फिशिंग होती है कि कोई ऐसा एक पेज बनाया जो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगता हो, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, और आपको ड्यूप किया जाता है कि आप उसमें अपने करेक्ट लॉगिन, पासवर्ड वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव नेचर है, और सेंसिटिव नेचर के इंफॉर्मेशन पास करते हैं। फिर आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है, यानी यूजर नेम और पासवर्ड, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। अगर आपका कोई यूजर नेम जान गया, उसके बाद पासवर्ड जान गया। पासवर्ड जानने के भी कई तरीके हैं। एक तो गेस वर्क हो सकता है, एक हो सकता है कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड आज के ज़माने में कमी होता है, क्योंकि सभी लोग जागरूक हो गए हैं। और तीसरा है ईज ऑफ डूइंग वर्क। ईज ऑफ डूइंग वर्क, जो आप इंटरफेस देखते हैं कि इंटरफेस कैसे डिज़ाइन किया जाए, उस पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, इस तरह से कि यूज़र कंफ्यूज ना हो, यूज़र को सही आइडिया मिले कि क्या मैं करने जा रहा हूँ। यह ईज ऑफ डूइंग वर्क है, ये इंटरफेस का फॉर्मूला है। अब आइए इसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि कोई भी मैलिग्नेंट प्रोग्राम आपको हार्म न कर सके। इस तरह से आप HTTPS सिक्योर साइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रांजैक्शन के लिए, अपने मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के लिए, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, तो HTTPS होता है। और फिर तीसरी बात, सबसे देखने बात है कि आप वर्चुअल, जब भी आप इस्तेमाल करें, जब भी आप स्पेशली बैंक का इस्तेमाल करें, तो वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। वर्चुअल कीबोर्ड में क्या होता है कि कभी कभी हैकर क्या करता है कि की लॉगर इंस्टॉल कर लेता है। जो भी आप की दबाएंगे वह उसके पास चला जाएगा। इस तरह से अगर आप, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड में आप बनाते हैं, तो वर्चुअल कीबोर्ड में यह पता नहीं चलता है कि माउस, क्योंकि वो केवल माउस क्लिक होता है। माउस क्लिक पे आप कौन सा माउस क्लिक कहाँ किया, जब तक स्क्रीन कैप्चर न करे, स्क्रीन कैप्चर भी कर लेगा तभी उसको कोई आइडिया नहीं होगा कि किस लेटर पे या किस मार्क पे यूजर ने क्लिक किया, ये पता नहीं चल पाएगा। तीसरा, नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी में ऑफलाइन सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और ऑनलाइन सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। ऑफलाइन सिक्योरिटी का मतलब कि फिजिकल हार्म नहीं करेगी। अगर हार्ड डिस्क हो, कंप्यूटर हो, नेटवर्क हो, इसको कोई फिजिकली हार्म न करे, तो फिजिकल एक्सेस केवल अथॉराइज्ड पर्सन को ही हो।
सर्वर रूम में। फिर उसके बाद आती है टोपोलॉजी। एक टोपोलॉजी वर्ड होता है जिसमें कि नेटवर्क को जोड़ा जाता है। नेटवर्क कई तरह के टोपोलॉजी होते हैं, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये सब टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब होता है कि किस अरेंजमेंट में, किस किस क्रम में कंप्यूटर जुड़े रहेंगे अपने आप। कंप्यूटर जुड़े रहे, यानी आप इसको सपोज कीजिए कि बस टेक्नोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, तो बस टोपोलॉजी में एक केबल होता है और उसके एक केबल सीधे चले जाती है और दूसरे से और नेटवर्क को कनेक्ट करती है। बस टोपोलॉजी में सभी नोड्स जो होते हैं, सभी नोड्स होते हैं, सभी कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपके जानने की ज़्यादा विषय की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल विषय है काफ़ी। फिर सिक्योरिटी पॉलिसी होती है विंडोज़ में। आप लोग से कितने लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं? कृपया रेज हैंड कीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा आप लोग। कितने लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं? विंडोज विंडोज इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें नेटवर्क, उसमें पॉलिसी होती है, पॉलिसी एडिटर। तब आप पॉलिसी उसको आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या कर सकता है, कौन सा यूज़र क्या नहीं कर सकता है। तो ऑथराइजेशन, लिनक्स जिन्होंने यूज़ किया है वो भली भांति जानते होंगे कि रूट एक यूज़र होता है, इसमें अलग अलग, या फिर आप डेटाबेस समझ लीजिए कि अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस में भी यूज़र पासवर्ड डालते हैं तब वो खोलता है। और क्या क्या उनको टपल्स पे या फिर टेबल पे उनको जो है क्या कठिनाइयाँ, क्या एक्सेस है, क्या उनको ऑथराइजेशन है कि कौन से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये वेल डिफाइंड होता है। अब आइए हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं आईटी एक्ट में। तो लीगल एस्पेक्ट्स इसका ये रहेगा, साइबर लॉ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ 2000 किया गया, क्योंकि उससे पहले कोई कानून ऐसा नहीं था जिससे कि हम लोग जो ऑनलाइन थ्रेट्स को देख सकें। और सरकार भी काफ़ी इसमें संवेदनशील है, क्योंकि ये पूरे विश्व का मामला है। अगर आप देखें इंटरनेट, क्योंकि हमारे देश में इंटरनेट, हम दूसरे देशों के पेजेस को एक्सेस करते हैं, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी इसी में दिया हुआ है डेफिनेशन, जब आपका टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्ट किया इंफॉर्मेशन को, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्स, communication device, and information stored therein from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification और destruction। इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी का मतलब कि क्या किस चीज़ की सुरक्षा करना है? कंप्यूटर डिवाइस की सुरक्षा करना है, कंप्यूटर रिसोर्स की सुरक्षा करना है, कम्युनिकेशन डिवाइस की सुरक्षा करना है। मोबाइल लेके चला गया तो फिजिकली लेके चला गया तो उसकी भी रक्षा करना है। कंप्यूटर ले गया कोई, उसकी भी रक्षा करना है। यूज डिस्क्लोजर, कि डिस्क्लोज नहीं कर कोई करे, ऐसी चीज़ हो जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। सपोज करें some of your writers, maybe writers want to protect the content of the writing, the content, तो उसको भी इसमें कवर किया गया है। अब आइए इसमें 67 से लेके 65 से लेके 43 में जनरल ऑफेंसेस की बात की गई है। सेक्शन 43 ऑफ द आईटी एक्ट टॉक्स अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन वेयर पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। It says if any person without permission of the owner or any other person who is in charge of a computer or computer system or computer network secures access to such computer system or computer network. B. Clause B, download, copy or extract any data, computer network, database or information from such computer system or computer network, including information। इस तरह से कई डेफिनेशन दिए गए हैं, तो बी तक डेफिनेशन दिए गए हैं कि क्या क्या डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई का मतलब क्या है, कंप्यूटर डेटाबेस का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 2 ये सारे डेफिनेशन को कवर करता है। क्योंकि वेरी टेक्निकल है, वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, तो इसमें मैं जाना सही नहीं रहेगा अभी। कंपनसेशन, फिर आप आइए
क्या क्या ऑफेंस होते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस कुछ भी हुआ, उसके बाद स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स पनिशमेंट, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स, अगर चोरी कर कोई बेचता है तो उसको भी इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेता है, यानी लॉग इन पासवर्ड करके अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है, तो 66 सेक्शन 66C में इसका प्रावधान है। सेक्शन 66A जो बहुत ही कंटेंसस इशू रहा है, आप जानते होंगे सेक्शन 68 सेक्शन श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)A को वायलेट करता है इंटायरिटी, तो उन्होंने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया सेक्शन 68A को। सेक्शन 6A आपके लिए नहीं है, कुछ मामले में नहीं है, कुछ मामले में है। ये तो यह टाइम देखना पड़ेगा कि क्या ऑफेंस कमिट हुआ है और नहीं हुआ है। फिर अगर किसी को प्राइवेसी वायलेट करता है, पर्सोनेशन करता है, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन फॉर यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स 66D, 66D में क्या है कि पर्सोनेशन करता है कि मैं ये हूँ अनऑथराइज्ड एक्सेस। सपोज कीजिए कि आप एडमिन हैं किसी अपने इंस्टीट्यूशन के, उस एडमिन को पर्सोनेशन करके एडमिन करके और कोई लॉगिन करता है आपके पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, तो उसके लिए भी 66D में प्रावधान है। फिर 66 इसमें आई है कि प्राइवेसी, जो कि बहुत ही कंटेंशस विषय रहा है, राइट टू प्राइवेसी जजमेंट केस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। उसकी पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यह जरूरी। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ थोड़ा। Whoever intentionally or knowingly captures, publishes or transmitted the image of a private area of any person without his or her consent under circumstances violating the privacy of that person shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years of the fine not exceed 2 lakhs rupees or with both। यानी आप किसी की प्राइवेसी को, यानी वो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कर रहा है कोई आदमी कि हाँ मैं यहाँ पर प्राइवेट हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा है, और उसका इमेज कैप्चर करके वायरिज्म करके उसको ब्लैकमेल भी कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रावधान 66E में है। और कितना प्रावधान है? 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 2 लाख रुपए की फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर एक होता है, अब पहले टेररिज्म की बात करते हैं, तो टेररिज्म तो आप सभी जानते हैं कि भाई कितना ये एक संवेदनशील विषय है। तो उस पर पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म 66F में है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को अगर कोई चैलेंज करता है, कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो इसके तहत इसकी कार्रवाई हो सकती है। अब कैसे कर सकता है? ये हो सकता है मैसेज, क्योंकि आजकल एक वायरल चीज़ चली है। अब एक वीडियो बना के एक वायरल कर दो तो आप इंडिया के अगेंस्ट में, तो पूरे विश्व में देखी जाएगी, और लेकिन उससे इंडिया का नाम भी खराब होगा और इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसके लिए भी 66F में प्रावधान है। फिर आइए 67 में पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इसमें यह प्रावधान है कि ऑब्सीन मटेरियल को बेचते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, पब्लिश करते हैं, यानी CD हो ऑब्सीन मटेरियल्स का, आजकल जो CD चिपके थोड़ी मिलती है या जो भी है, तो उसके लिए भी आप उसके लिए 5 लाख रुपीस और 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 5 लाख रुपीस फाइन भी किया जा सकता है, या फिर बोथ किया जा सकता है। और पहले कन्विक्शन में और सेकंड कन्विक्शन होगा तो यह 5 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी और 10 लाख रुपीस फाइन हो जाएगा। यानी हम ये देख सकते हैं कि IT एक्ट में डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे इन बातों को, आपको मॉनेटरी पेनल्टी लगा के। जितनी मॉनेटरी पेनल्टी हाई होगी उतना ही लोग डरेंगे कि नहीं अब ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक अच्छा कदम है।
फिर आप आइए 67A में, इसमें यह प्रावधान है कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई पब्लिश करता है या ट्रांसफर करता है, पहले कन्विक्शन में 5 ईयर्स इसमें इम्प्रिजनमेंट है और 10 लाख रुपए जुर्माना है, और सेकंड कन्विक्शन पर 7 साल की सजा है, हो सकती है, या फिर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस तरह से 67B जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 67B को आप देखें तो चाइल्ड एब्यूज एक आजकल एक धब्बा है समाज पे, तो उसको आप देख सकते हैं चाइल्ड एब्यूज को पनिशमेंट देने के लिए। इसको मैं एक बार सेक्शन पढ़ूंगा आपके सामने। Whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted material in electronic form which depicts children engaged in sexually explicit act or conduct, यानी जो भी पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है या फिर उसको कॉज करता है, उसे किसी तरह से प्रोत्साहित करता है कि वह चिल्ड्रन को, वह बच्चों को, और बच्चे कौन है, 18 साल से कम के जो भी आदमी है वो बच्चे हैं, 18 ईयर्स में व्यस्त होते हैं, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में और कंडक्ट में अगर हम लोग उनको इंगेज किया जाता है और उनका ट्रांसमिट या पब्लिश किया जाता है, या फिर क्रिएट टेक्स्ट और डिजिटल इमेजेस और डिजिटल इमेज और टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और सीक्स, और इसमें यह भी प्रावधान है कि सीक्स ब्राउजर जो ब्राउज भी करते हैं, अगर आप ब्राउज भी किया, ये प्रावधान बहुत जरूरी है, अगर आप ब्राउज भी करते हैं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल के लिए, चाइल्ड रिलेटेड टू चाइल्ड, तो भी आपको सजा हो सकती है। इसमें यह सजा है जिसमें 5 ईयर्स पहले कन्विक्शन पर, पहला अगर कन्विक्शन है तो 5 ईयर्स का, और एक फाइन वैसे 10 लाख रुपीज़ फाइन है, और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे यानी फिर दूसरी बार में 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि अगर आप बुक, पम्पलेट और पेपर राइटिंग और ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन और फिगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहते हैं जो जस्टिफाइड है, मान लिया आप कुछ दिखाना चाहते हैं, आप कोई सामाजिक बुराई को दिखाना चाहते हैं, तो अगर आप उसके लिए आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बुक्स में, अपने पम्पलेट में, इसमें राइटिंग में, तो आपका एक डिफेंस है। उसके बाद मैं आऊँगा अब इससे, अब आप अगर एग्रीव पर्सन हैं, एग्रीव पर्सन मतलब इन कारणों से आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ कोई धक्का मजाक कर रहा है, आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग का मामला चल रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? तो यहाँ पे एजुकेटिंग ऑफिसर होते हैं। एजुकेटिंग ऑफिसर जो हाई रैंक के अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, वैसे हाई रैंक के अधिकारी को एजुकेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है। और उसके बाद एक साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल की भी स्थापना हुई है, जिसका ब्रांच न्यू दिल्ली में है। तो साइबर एपलेट इसका प्रावधान साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल के प्रावधान सेक्शन 57 में है। सेक्शन 57 को देखिए, अगर आप लोग राइट दिया तो सेक्शन 57 देखिए, अपील टू साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल, ये अपील का मामला है। एजुकेटिंग ऑफिसर का भी बताता हूँ मैं आपको।
जो की पॉइंट्स हैं उनको ही डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि एजुकेटिंग ऑफिसर का पावर किस सेक्शन में है। आप एजुकेटिंग ऑफिसर को दे सकते हैं। क्वेश्चन नो नो, okay, someone can ask a question, I will continue. If someone wants to ask a question, please. क्वेश्चन कोई है पर Yes. One minute. Power to educate 46 सेक्शन 46 को देखें आप, तो इसमें पावर टू एजुकेट दिया हुआ है। यह सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। और 5 करोड़ के नीचे तक का कंपनसेशन इसमें एजुकेटिंग ऑफिसर के पास हो सकता है। उसके बाद कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी हाई कोर्ट यूजुअली होता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जा सकते हैं। अब एजुकेटिंग ऑफिसर को सिविल कोर्ट का पावर होता है और उसकी प्रोसीडिंग जो मानी जाती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग के मतलब उसका कंटेम्प्ट भी ले सकता है वो, अगर उसके ऑर्डर और वो सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके ऑर्डर सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह माना जाएगा और उसी की तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसको नहीं करने पर पनिशमेंट के प्रावधान क्रिमिनल एक्ट की तरह, क्रिमिनल लॉ की तरह चलेगा, क्रिमिनल लॉ से चलेगा और उसकी डिक्री भी बनेगी। अपने ऑर्डर का पालन नहीं होने पे कंटेम्प्ट भी ले सकता है। सेक्शन CRPC सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ द कोड। उसके बाद साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं। अगर आप अग्रीड हैं इस ऑर्डर से, आप अगर इसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सेक्शन 57 का सहारा लेकर साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं। और अच्छा, एक बात और, आप एजुकेटिंग ऑफिसर के पास 6 सेट्स ऑफ दो तरीके हैं। आप ऑनलाइन अपना ग्रीवांस लिख सकते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने एक किसी आदमी, अपने हाई रैंक के अधिकारी को उसका सेक्रेटरी बनाया है, IT सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। महाराष्ट्र में तो IT सेक्रेटरी है, यहाँ मेल, उनके मेल पे आप भेज सकते हैं अपने कॉपी को। फॉर्म प्रिस्क्राइब है उसमें फॉर्म भी प्रिस्क्राइब है, तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या उसमें होना चाहिए। पहले तो 6 सेट में होना चाहिए। वह अगर आप ऑफलाइन फाइल करते हैं उनके पास, तो 6 सेट बना के, और अगर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, यानी एक से ज़्यादा, आप पहले उनके अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद अपना एक फॉर्म परफॉर्मा बना हुआ है, आप उसको देखेंगे परफॉर्मा को नाम एड्रेस लिखेंगे, और किसके सस्पिशियस पर्सन कौन है उसको डिपेंडेंट बना के, और 6 सेट में आप उसको पूरा रखेंगे, उनको भेजेंगे। 6 सेट बना के अपने एप्लीकेशन का कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ था, क्या पूरा मटेरियल फैक्ट लिखेंगे, उसमें क्या हुआ और कैसे, और जो भी सबूत आपके पास एविडेंसेस हैं आप देंगे उस पर, और 6 सेट में भेज के। और हर डिफेंडेंट के लिए, अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो, तो उसके लिए एक खाली एनवलप भेजेंगे। खाली एनवलप, जितने डिफेंडेंट होंगे उतना ही आपको एनवलप चाहिए, वो भेजेंगे। ऑनलाइन करने में तो कोई वो नहीं है, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आप अपने स्टेट का देख लीजिए, अगर स्टेट प्रोवाइड करता है तो स्टेट में भी बने हैं साइबर क्राइम के लिए सेल बने हैं, साइबर क्राइम सेल, उनको आप भेज सकते हैं।
और ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा कन्वीनियंट है पढ़े लिखे लोगों के लिए। आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं तो आप इसके ऑनलाइन भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र का है और कई जगहों का है। आप देखिए उसके सारे सब्जेक्ट दिखा देते हैं। ड्रॉप डाउन में आप जाएंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट दिखाई देता है पूरा का पूरा कि क्या किस सब्जेक्ट पर आप एग्रीड हैं। उसके बाद आईटी एक्ट के पहले भी कुछ प्रावधान थे। आईटी एक्ट के पहले प्रावधान तो 2013 में लाए गए, लेकिन वो केवल महिलाओं के लिए थे। आईटी एक्ट और इसमें ये अंतर है कि इसमें पुरुष भी शामिल है। आईटी में पुरुष भी शामिल है बारिज्म में। अगर अमेंडमेंट देखें आप 2013 की, 2013 की अमेंडमेंट देखें आप तो उसमें 354C बारिज्म की बात करता है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड 354C ये वायरिज्म की बात करता है। अब ये वायरिज्म आप समझ रहे हैं, कैप्चर इमेज कर रहे हैं आप कोई आदमी छिप कर रहा है इमेज किसी महिला को परेशान करने के लिए, तो उसके लिए वायरिज्म वो आईपीसी में है। लेकिन उसमें जो पनिशमेंट है वो काफ़ी कम है, 7 ईयर्स है और मॉनिटरी नहीं है। तो आईटी एक्ट के साथ टुगेदर तो ये ज़्यादा अच्छा आपको होगा कि आईपीसी के तहत भी आप करें, आईटी एक्ट के भी तहत करें, दोनों के तहत। स्टॉकिंग भी लिया गया है 354D में, जो कहता है कि any man who follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such a woman। यानी कोई महिला के पास एक आदमी जाता है और कहता है कि मैं, और अपनी बात रखता है, अगर वो महिला मना कर देती है तो उसको फिर भी वो लगा रहता है तो उसको स्टॉकिंग कहते हैं। कोई मॉनिटर करता है। फिर सेकंड है कि मॉनिटर द यूज ऑफ ए वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो मॉनिटर करता है किसी महिला के ईमेल को, इंटरनेट ब्राउजिंग को, तो उसको भी स्टॉकिंग के सेंस में लाया जाता है। अब एक नए एक्ट की बात हो रही, लेकिन इसमें ये मॉनिटरी जो पेनल्टी थी वो काफ़ी कम थी। आईटी एक्ट में काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी। अब आप देखेंगे कि एक डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात हो रही है आजकल, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसमें कुछ नया नहीं, इंटरमीडियरीज को केवल इसमें लायक बनाया गया है कि एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा हर कंपनी का एक नोडल ऑफिसर, क्योंकि आदमी बाहर तो जाएगा नहीं। अगर पूरी दुनिया में चल रहा है और दूसरे देश से कोई आदमी अटेम्प्ट कर रहा है या ईमेल उसमें अपने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है या फिर क्राइम रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज क्राइम किया है जो टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए क्या है, या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल को पब्लिश करने का कार्य किया है, तो आप यहाँ भी आप उसको देख सकते हैं। एक कंप्यूटर इमरजेंसी टीम रिस्पांस टीम बनाई गई है, सर्ट जिसको कहते हैं, जो इमरजेंसी रिस्पांसेस को देखती है। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हाई रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने का मतलब ही है कि वह बाहर से रिलेटेड, यानी उसको भीतर तो खैर है ही जो है, सो जो देश के बाहर एक्टिविटी चल रही है ये सब, उसको भी कंट्रोल में लाया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट को एडजुकेटिंग ऑफिसर बनाया गया। ये बहुत बड़ा अधिकारी है। तो आईपीसी आपने देखा, इसी तरह से आप जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपने जाना कि साइबर क्या होता है, साइबर लॉ क्या होता है, साइबर क्या क्या प्रावधान है उसमें और क्या क्या उसमें
चीज़ें नई नई शामिल हुई हैं वो भी बताया। आईपीसी से कैसे आईपीसी से कंपेयर करके दिखाया आपको। तो आप अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद सुमित कुमार मिश्र जी। सवाल अब इनके मन में धन्यवाद। धीरे धीरे जागेगा, तत्काल शायद कोई जाग नहीं पाया। तो अगर कोई सवाल इनके होंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर जी दूंगा, आपसे पूछ के इनको बता जी दूंगा जी मैं। तो अभी जी इससे जी मैंने पूछा था अपने सारे साथियों से, तो उन्होंने कहा कि अभी सवाल आ, समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो नोट कर रहा हूँ उसको। तो अगर किसी को डाउट हो, किसी को तो आपने आईटी एक्ट, किसी आईपीसी से और डाटा प्रोटेक्शन बिल जो रिसेंटली आया उसके बारे में बताया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कि आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया। और विश्वास है कि जी जब कभी जरूरत होगी तो आप पुनः अपने हमारा इस तरह की प्रस्तुतियाँ देंगे। तो पुनः पुनः धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग सभी गणमान्य व्यक्तियों का ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।